वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ढाका क्लासेस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर हम अपना कार्बन वाला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, उसको फिनिश की और थोड़ा सा लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो आपको प्लीज़ करना ही करना है, ठीक है। मैक्सिमम हो सके उतने लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब भी उनको बोलें कि सब्सक्राइब भी करें। ओके स्टूडेंट्स, आपके लिए ही वीडियोस बनाई जा रही हैं, आप ही का सब कुछ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा। आज मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि सर हमको थोड़ा सा नेमिंग में इशू हो रहा है या फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं तो और स्ट्रक्चर्स कैसे बनती हैं। तो आज मैं पहले स्ट्रक्चर्स सिखाने की आपको कोशिश करूँगा। तो अपना टॉपिक रखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड। कि सर उसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर्स होंगे वो दो टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे। एक तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और सेकंड मैं बोलता हूं शेयर्ड या फिर बॉन्ड स्ट्रक्चर। क्या बोल देंगे इसको? बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे। हम हर एक का हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उनके हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स और बॉन्ड स्ट्रक्चर्स हम बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले अपना सबसे नॉर्मल ले लेते हैं, दैट इज मीथेन। मैंने अभी क्या बोला? मीथेन। तो मीथेन का जो फर्स्ट वर्ड है मेथ, इसका मतलब होता है एक कार्बन, और एन है मतलब सिंगल बॉन्डेड। तो सारी वैलेंसीज किससे हो जाएंगी? इसकी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। हमने अपने पहले प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो उसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ गए। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है बॉन्ड स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स? कौन सा स्ट्रक्चर है? नाम बताइए। ये है बॉन्ड स्ट्रक्चर। आप इसमें बॉन्ड दिखा रहे हो कि सर ये कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रखा है, इधर भी हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी बॉन्ड बन रहा है। इसलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? बॉन्ड स्ट्रक्चर्स। किस टाइप के बॉन्ड हैं ये? कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है? नाम याद रखना, कोवैलेंट बॉन्ड। आपने प्रीवियस चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने पढ़ा होगा आयोनिक कंपाउंड्स। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं? वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं? आयोनिक बॉन्ड। वो हम अभी तक हमने वो चैप्टर कवर नहीं किया है, लेकिन जब भी मैं वो कवर करूंगा तो आपको वहां पे आयोनिक कंपाउंड एंड आयोनिक बॉन्ड के बारे में जरूर बताऊंगा। ओके, तो अभी यहाँ पे कैसे बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होगा शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने पहले इसके बारे में चर्चाएं की हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इनके अंदर डोनेशन या फिर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इतनी सी बात समझ में आई सबको अच्छे से? तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड स्ट्रक्चर। ओके, अभी हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। ओके, आओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस करने को भी दूंगा जो आपके प्रीवियस में आए हुए भी हैं, जो प्रीवियस आपके एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर वो क्वेश्चंस आए हुए भी हैं। ओके, अभी वापस मीथेन को देखते हैं। तो मीथेन के अंदर एक कार्बन था। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दैट इज 4। वहीं हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। क्या ये बात समझ में आई सबको अच्छे से? तो अब क्या हो रहा है? अब ये कार्बन भैया, सबसे पहले मैं इस कार्बन को, इस हाइड्रोजन को देखो सभी। सबसे पहले ये कार्बन इस हाइड्रोजन के पास में गया, बोला तेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या कर कि तू मेरा इलेक्ट्रॉन
उधारी ले ले, मेरा इलेक्ट्रॉन क्या ले ले, उधारी ले ले। उधारी क्या उधारी हो रहा है यहाँ पे, नहीं, शेयर करेंगे, अभी दिखाऊंगा आपको। वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास भी। इस हाइड्रोजन के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। और इस हाइड्रोजन के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। मतलब सभी हाइड्रोजन्स की वैलेंसीज कंप्लीट है। अब कार्बन को देखो, कार्बन के पास में 4 थे, उसने 1 इससे ले लिया, 1 इससे ले लिया, 1 इससे ले लिया और 1 इससे ले लिया। तो अब हाइड्रोजन ने जब अपने कंप्लीट किए तो वहीं कार्बन ने भी जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था तो उसने भी उस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंपाउंड बना लिया। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। क्या ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है पेपर के अंदर, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखें। ये बात समझ में आई सबको? आई एम क्लियर? देख लो, अभी और भी एग्जांपल्स करते हैं। और एग्जांपल्स देखें तो इसके अब मान लो कि तुम्हें बोल दे कोई एथेनॉल, क्या नाम दिया, एथेनॉल। चलो, एथ का मतलब 2 कार्बन, एथ का मतलब 2 कार्बन, AN आ रहा है मतलब सिंगल बॉन्ड, OL का मतलब एक कार्बन पे क्या है, एल्कोहल ग्रुप, OL क्या है यहाँ पे, एक फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल का। किसका सफिक्स है, एल्कोहल का, हमने पहले भी पढ़ा है इस चीज को। ओके, अब देखो यहाँ पे इस कार्बन पे कितने बॉन्ड बन गए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, बॉन्ड कितने बने हैं, 2, मतलब 2 और चाहिए, तो वो कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन। कौन करेगा, हाइड्रोजन। अब इस कार्बन को देखो, ये कार्बन के पास में कितना बॉन्ड है, 1 ही बॉन्ड है, बाकी कितने बचे, 3, तो 3 क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई सबको कि कैसे बना, कोई डाउट नहीं। अभी इसका हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आओ, क्या हो रहा है, 2 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत नहीं इस चीज में, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4, इस कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 6, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी को मैं क्रॉस से डिनोट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से रखना, ठीक है। आप डॉट और क्रॉस कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। मैं सभी हाइड्रोजन को क्रॉस से ही लिख रहा हूं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब ये इसके पास चला गया, यहाँ पे ये सिस्टम सब ठीक। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, यहाँ से 2 बॉन्ड ले रहा है, अपना 1 बॉन्ड ले रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। काउंट करो, 2, 2 4, 2 6, 2 8, कंप्लीट हो गए। समझ में आई? उधर इनका काम खत्म है। अभी कार्बन को देखो, कार्बन ने इसको 1 दिया तो इससे क्या लेगा, 1 लेगा भी। कार्बन ने जब इसको दिया है तो इससे लेगा भी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी कार्बन के कितने बॉन्ड बच गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 बचे। दोनों को कौन फुलफिल कर रहा है, हाइड्रोजन। कौन फुलफिल कर रहा है, हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इस कार्बन ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इससे 1 ले लिया, इसको 1 दिया, इससे 1 ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको 1 दिया, इससे 1 ले लिया, इस हाइड्रोजन को 1 दिया और इससे 1 ले लिया। अब काउंट करते हैं, इस कार्बन के पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, 2 4,
2 6 2 8। क्या इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई? अब इस कार्बन पे आओ, इस कार्बन ने 1 दिया है तो 1 इससे लेगा भी, बाकी कितने बचे? 3 इलेक्ट्रॉन। कौन फुलफिल करेगा? हाइड्रोजन। कौन फुलफिल करेगा? हाइड्रोजन। अब इस कार्बन ने इसको दिया, इससे 1 ले लिया, इसको 1 दिया तो इससे 1 लेगा भी, इसको 1 दिया तो इससे भी 1 ले लेगा, इसको 1 दिया तो इससे भी 1 ले। ये बन गया आपका इथेनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये पेपर में भी आया हुआ है, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन एज इट इज कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेनॉल। इट इज द प्रॉपर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेनॉल। ध्यान रखना कि जब कार्बन के पास में अपना इलेक्ट्रॉन वापस शेयर हो रहा है तो इस वाले हाइड्रोजन का जो H लिखा है ये नीचे ही हो, ठीक है? इसके अंदर से मत ले लेना, क्योंकि हाइड्रोजन को नहीं ले रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अपन को क्या रखना है? सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉन ही ऊपर रखना है। कभी भी साइन को देखो कि मैंने किसी भी ऑक्टेट में कोई भी साइन नहीं है उसकी, सिर्फ एक के अलावा। इसमें देखो पूरे में कोई साइन नहीं है सिर्फ कार्बन के अलावा। इस सर्किल के अंदर देखो कोई लेटर नहीं है विद ओ के अलावा। इसमें देखो कोई वो नहीं है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के अलावा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है जब भी बनाओ कि इलेक्ट्रॉन्स को ही ऑक्टेट के अंदर डालना है, उनके अल्फ़ाबेट्स को, उनके रिप्रेजेंटर्स को इस ऑक्टेट के अंदर नहीं लेना है। बहुत ही ध्यान से बनाना, सबका अलग अलग वे है, ठीक है? आपको ये चीज़ समझ में आ गई? इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर समझ में आ गया, इसका ये समझ में आ गया, ओके? तो इसी के साथ में अपना इलेक्ट्रॉन मतलब डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर खत्म होता है। अब हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज होमोलोगस सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फिर से, 1 नंबर के अंदर पक्का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखना। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है? देखो बेटा, हमने पढ़ा कि जो कार्बन है वो एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। पढ़ी हमने ये चीज़ें, सबने पढ़ी कि एक कार्बन के साथ में दूसरा कार्बन है, उससे साथ में तीसरा, उसके बाद में चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे वो लंबी चेन फॉर्म करता है। इसी चीज़ को इन्होंने बोला है होमोलोगस सीरीज। क्या बोला है? होमोलोगस सीरीज। समझते हैं इस चीज़ को। देखो, मान लो कि एक मीथेन है। क्या है? मीथेन है। पहला मेंबर क्या है? मीथेन। अब इसके साथ में एक और कार्बन जुड़ा तो उन्होंने क्या बनाया? C2H6। क्या बनाया? C2H6। तो ये क्या बना? इथेन। अच्छा, ये आपको मैं 3 फॉर्मूले लिख रहा हूं, ध्यान रखना। जितने भी एन के होंगे उनका फॉर्मूला होगा CnH2n+2। वहीं इन के जितने भी होंगे उनका फॉर्मूला होगा CN2n। कितना होगा? CN2n। एंड जितने भी वाइन वाले होंगे वो होगा CnHn। कितना होगा? CnHn। n की जगह आप नंबर ऑफ कार्बन्स लिखोगे। n क्या रिप्रेजेंट करेगा? n रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे नंबर ऑफ कार्बन्स को। ये फॉर्मूलेज देख लेना। n के लिए आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? जल्दी से बताओ। n के लिए आप लिखोगे CnH2n+2, ठीक है? फिर आप इन के लिए लिखोगे CnH2n और वाइन के लिए लिखोगे आप CnHn। समझ में आई बात? अब थर्ड, इसके अंदर एक और कार्बन जुड़ गया। एक और कार्बन जुड़ा तो क्या हो गया?
C3H8 ये क्या बन गया? प्रोपेन। एक और कार्बन जुड़ा C4H10, अब ये बन गया ब्यूटेन। एक और जुड़ा C5H12, ये बन गया आपका पेंटेन। अभी देखो इसके बीच में रिलेशन दिखाता हूं मैं आपको। इन दोनों को माइनस करो जरा। एक कार्बन से एक कार्बन गया, C2 माइनस C1 कितना हुआ? C। कार्बन कितने थे यहां पे? 2। यहां पे कितना है? 1। कितना कार्बन बचा? 1। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 6। यहां पे कितने हैं? 4। कितने बचे? हाइड्रोजन के 2 बचे क्या? सही है। इन दोनों में डिफरेंस बताओ जरा, जल्दी से बताओ। यहां पे 3 है, यहां पे 2 है। 3 माइनस 2, कार्बन कितना बचा? 1 बचा। यहां पे 8 है, यहां पे 6 है। हाइड्रोजन कितने बचे? वापस 2 बचे क्या? समझ में आई बात? नेक्स्ट वाला देखो जरा। कार्बन कितने हैं? 4 हैं। ऊपर कितने हैं? 3। एक कार्बन बचेगा। नीचे हाइड्रोजन कितने हैं? 10। ऊपर कितने हैं? 8। तो हाइड्रोजन कितने बचेंगे? 2। इस चीज को देखो, यहां पे कार्बन कितना है? 5। ऊपर कितना है? 4। तो कार्बन कितने बचे? 1। हाइड्रोजन यहां पे 12 है, यहां पे 10 है, तो हाइड्रोजन कितने बचे? तो क्या हर बार चीजें सेम आ रही हैं क्या? जरा देख के बताओ। हर बार जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है? CH2 का ही आ रहा है क्या? तो एक होमोलोगस सीरीज के अंदर, होमो का मतलब होता है सेम। होमो का क्या मतलब होगा? सेम। ठीक है, तो ये सेम सीरीज है, ये एन 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 की सीरीज है। तो इस एन की सीरीज में जो डिफरेंस रहेगा हर बार वो कितना रहेगा? CH2। यही नहीं, अभी आप और देखोगे, देखो ध्यान से। अभी ये बात समझ में आ गई, इन सब में किसका डिफरेंस था? CH2 का। चलो अभी बनाते हैं इन की। किसकी बनाएंगे? इन की। तो जो इन शुरू होता है वो 2 कार्बन से शुरू होता है, तो इथीन बनेगा। इथीन बनेगा तो C2H6, सॉरी C2H4 क्या बनेगा? C2H4 क्या हो गया? इथीन हो गया। इसको हम बोलते हैं इथीन। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्या बनेगा? प्रोपीन, मतलब C3H6 क्या बन गया? प्रोपीन। एक और कार्बन जोड़ो, C4H8 क्या बन गया? ब्यूटीन। एक और कार्बन जुड़ा, C5H10 कितना बना? पेंटीन। आओ माइनस करो। कार्बन 3 है, कार्बन 2 है, कितना कार्बन बचा? 1 कार्बन। यहां पे कार्बन 6 है, यहां पे 4 है, कितने कार्बन बचे? 2। तो वापस CH2 आ रहा है। फिर से देखो, एक कार्बन एक कार्बन, एक कार्बन बचा है यहां पे, मतलब यहां पे कार्बन 4 है, यहां पे 3 है। माइनस करो, कितना बचा? 1 कार्बन। हाइड्रोजन कितने बचे? 2। यहां पे भी क्या सेम डिफरेंस CH2 का आ रहा है? बात समझ में आई आपको? कि किसी भी होमोलोगस सीरीज है, अगर आप यही चीज वाइन के साथ में अगर आप कंसीडर करोगे इस चीज को, तो भी डिफरेंस कितना आएगा? CH2 का। यही एक होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज का मतलब है कि किसी भी एक टाइप की सीरीज के अंदर जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? CH2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन होमोलोगस सीरीज बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन्स? इज CH2। समझ में आई बात? कोई डाउट है किसी को? आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट अभी भी रहा होगा आपका। समझ में आ गई बात? इसके डेफिनेशन उतार लें। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दे रखा है एक्सरसाइज के अंदर, तो ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, आपको बड़े ध्यान से देखना है। तो मैं लिख सकता हूं, अ होमोलोगस सीरीज is a collection of compounds with the same general formula
व्हाट इज द फॉर्मूलाज, इन का ये जनरल फॉर्मूला, इन का ये और वाइन का ये। बात समझ में आई? क्या लिखा है मैंने? अ होमोलोगस सीरीज इज अ कलेक्शन ऑफ कंपाउंड्स विद सेम जनरल फॉर्मूला। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जैसे इथीन, विथीन, ये इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। वाइन के लिए इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस टाइप से विद सेम जनरल फॉर्मूला दैट डिफर ओनली बाय CH2। क्या डिफरेंस रहेगा? CH2 का ही डिफरेंस रहेगा। ये बात समझ में आई सबको? और आपको बात बता दूं, एक टाइप की अगर कोई सीरीज है तो उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होंगी। अगर कोई भी आप एक होमोलोगस सीरीज बना रहे हो तो उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग से एक्सेप्शन है, लेकिन लगभग 99% सेम रहेगा। इट डजंट अफेक्ट नंबर ऑफ कार्बन इन अ चेन, डज नॉट अफेक्ट एनी टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, बात समझ में आ गई? फिजिकल को ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, केमिकल को थोड़ा कम करेगा। ओके, क्या ये चीज समझ में आ गई? तो ये आपका फिजिकल तक का जो भी सीन है वो खत्म होता है। बुक का आधा चैप्टर यहां पे फिनिश हो रहा है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट रहा हो पीछे का तो प्लीज कमेंट करें, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा और हो सके उसको मैं बहुत जल्द से जल्द क्लियर करूंगा। ओके, अभी हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? ये तो हमने पढ़ी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? सभी एक साथ बोलो, बोल के दिखाओ जल्दी से। क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होगा अब केमिकली क्या क्या आप, मतलब रिएक्शन से आप क्या क्या बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको रिएक्शन दे रखा है दैट इज कंबशन। क्या दे रखा है? कंबशन। कंबशन का मतलब है होता है स्टूडेंट्स आग लगाना। आजकल थोड़ा ट्रेंड खत्म हो गया है, वरना हर चीज में आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी बोलते थे। तो कंबशन का मतलब ही है आग लगा दी। कंबशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? आग लगा दी। कैसे सर? कंबशन जब भी होगा तब ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी। ऑक्सीजन के अंडर में ही आप कोई चीज़ों को जला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ये एग्जाम्पल अपने घर में भी ट्राई कर सकते हो। एक कैंडल जलाना, उसको एक गिलास से ढक देना, वो बंद हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये एक बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल है। तो कंबशन जब भी कंबशन होगा तब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा। बात समझ में आ गई सबको? तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी कोई भी एक कार्बन का कंपाउंड, मान लो कि वो कार्बन खुद है, अकेला कार्बन बैठा हुआ है, जब भी कार्बन कंबशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब भी उसको जलाया जाएगा तो क्या बनेगा? CO2 प्लस हीट एंड लाइट। बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्या है? CO2 इसके अंदर। लेकिन जब एक हाइड्रोकार्बन जलेगा, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का सीन है, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन जलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो फॉर्म करेगा CO2 प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। बात समझ में आई? यहां पे चाहे कुछ भी हो, रिएक्टेंट की साइड में कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा, एवरी टाइम सेम रहेगा। यहां पे कुछ भी लिख दो, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आप इथाइन, मिथाइन, एल्कोहल, फाल्गुल, कुछ भी लगा लो, एल्कोहल ले लो, एसिडिक, आप एसिटिक एसिड ले लो, आप एथेनोइक एसिड ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। अब जलेगा तो उससे हीट तो निकलेगी, और कोई भी चीज जब जलती है तो उसमें से लाइट तो निकलती है। बात समझ में आ गई सबको? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन यहां से नहीं देगा,
ना ना ना, यहां से क्या क्वेश्चन बनता है कि कंबशन कब होता है। तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंबशन कब होता है। कंबशन हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ही होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है कंबशन नहीं होगा। ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर रख लो, कंबशन तभी होगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है नो कंबशन रिएक्शन। ओके, प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा, अगर अकेला कार्बन है तो CO2 प्लस हीट एंड लाइट, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। ये बात समझ में आ गई सबको? सबको आ गई समझ में? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखते हैं कि जब भी आप किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाओगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर जलेगा, अगर कंबशन होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबशन होगा तो एक आपको क्लीन फ्लेम देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स क्या देखने को मिलेगी? क्लीन फ्लेम, एकदम साफ धुआं। क्या देखने को मिलेगा? एकदम साफ धुआं, कोई मिलावट नहीं। लेकिन ध्यान से सुनना इस बात को, लेकिन जब भी आपको अनसैचुरेटेड फ्लेम मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलाओगे, जब भी आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाओगे, उसका कंबशन करोगे तो क्या होगा पता है किसी को? येलो फ्लेम आएगी। स्टूडेंट्स कैसी फ्लेम आएगी? आपने ये चीज बहुत आमतौर पे देखी होगी, जब भी हम लकड़ी को जलाते हैं तो फ्लेम कैसा निकलता है? येलो। एम आई राइट और एम आई राइट? क्या आपने ये चीज देखी है? और जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलेंगे तो हमेशा याद रखना सूटी फ्लेम निकलेगी। कैसी फ्लेम निकलेगी? सूटी। सूटी का मतलब एक राख जैसी फ्लेम निकलेगी बाहर। इस फ्लेम का मतलब है कि आपका जो भी ऊपर यूटेंसिल्स रखा है वो काला हो जाएगा। अगर आपका बर्तन काला हो रहा है तो आप ये मान के चलो कि आप कौन से हाइड्रोकार्बन्स को जला रहे हो? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। तो चूल्हे पे जब भी आप कुछ गर्म करते हो तो आपने देखा होगा कि जो आपका पतीला है या फिर कुछ भी है वो कैसा हो जाता है? नीचे से ब्लैक टाइप का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे हम वुड जलाते हैं, हम काऊ डंग वगैरह का यूज़ करते हैं, लीव्स का यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। स्टूडेंट्स क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। दे आर नॉट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दैट इज वाई दे बर्न विद अ येलो फ्लेम। दैट इज वाई दे बर्नट ओनली विद द येलो फ्लेम। बात समझ में आई? येलो फ्लेम निकलेगी और एक सूटी फ्लेम निकलेगा हमेशा, जिससे आपका यूटेंसिल्स क्या हो जाएंगे? ठीक है। अब ये इन सब चीज़ों को जलाओगे तो आपको ऐश भी देखने को मिल सकती है। ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट और बता दूं, जो भी गैस होंगी, गैस बोल लो या फिर केरोसिन, जो अपने पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी हैं, अगर आप उनको देखोगे जलते हुए, ठीक है, मैं गैस लिख दूं या फिर क्या लिखूं, स्टोव लिख देते हैं। गैस या स्टोव जब भी जलता है, जब भी इनका जो कंबशन होगा तो ब्लू फ्लेम निकलेगी। कैसी फ्लेम निकलेगी? ब्लू फ्लेम, याद रखना। और अगर आपके गैस में से येलो फ्लेम निकल रही है, दैट इज वो तभी होगा अगर येलो फ्लेम निकल रही है। इंपॉर्टेंट बता रहा हूं चीज, इफ yellow flame, then the holes of that stove must be blocked. अगर येलो फ्लेम निकल रहा है, आज ही चेक कर लेना,
अगर किसी के घर में येलो फ्लेम निकल रहा है आपके गैस पे से, तो उसके जो होल्स हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ कचरा फंसा होगा, ब्लॉक होगा, तभी येलो फ्लेम निकलेगा, वरना कैसा फ्लेम निकलेगा हमेशा? जल्दी से बताओ, कैसा फ्लेम निकलेगा? ब्लू फ्लेम निकलेगा। कैसा फ्लेम निकलेगा? ब्लू फ्लेम निकलेगा। ये बात समझ में आई सबको? कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। कंबशन समझ में आया सबको? नेक्स्ट पे चले तो चलो, अपनी जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी दैट इज ऑक्सीडेशन। क्या है रिएक्शन का नाम? ऑक्सीडेशन। अच्छा, मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन अगर नाम आ रहा है, मुझे बताओ अगर ऑक्सीडेशन आपका नाम आ रहा है, क्या नाम आ रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या मतलब होता है ऑक्सीडेशन का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? चैप्टर नंबर 1। ऑक्सीडेशन का सीधा सा मतलब है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, आप सीधा लिखना एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या है? ऑक्सीडेशन है। बात समझ में आई? अब बहुत ज्ञानी बच्चे आएंगे मेरे पास कमेंट में, बोलेंगे सर चैप्टर नंबर 1 में तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है बच्चा, बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन अपने किताब के अंदर हाइड्रोजन से ऑक्सीडेशन मुझे एक भी एग्जांपल दिखा दो। ठीक है, आते हैं वापस इसके ऊपर। ऑक्सीडेशन क्या है स्टूडेंट्स? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ओके, मान लो मेरे पास कोई एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। CH3 CH2OH। कोई दिक्कत नहीं। क्या है? CH3 CH2OH, जिसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन कितने हैं? 2। कार्बन कितने हैं? 2। 2 के लिए हम लिखते हैं ये। हाइड्रोजन के पूरे 6 हो रही हैं तो AN निकल गया। OH ग्रुप दैट इज जल्दी बताओ, एल्कोहल। एल्कोहल का सफिक्स OL। नाम क्या हो गया? एथेनॉल। क्या हो गया? एथेनॉल। अब ऑक्सीजन कौन देगा? मैंने बोल तो दिया कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन कोई ऑक्सीजन देने वाला तो चाहिए। तो हमारे पास 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। क्या हैं 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? पहला KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, एंड द सेकेंड वन इज K2Cr2O7, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। नाम बताओ दोनों के। KMnO4 का नाम हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, और सेकंड का पोटेशियम डाइक्रोमेट। कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। इसका नाम क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इनके पास ऑक्सीजन बहुत भरा पड़ा है, इनके पास ऑक्सीजन बहुत भरा पड़ा है, तो ये क्या करेंगे? इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, और क्या बन जाएगा? ये एक CH3COOH। क्या बन जाएगा? CH3COOH। क्या क्या निकला? बात समझ में आई? क्या बन गया? एक एथेनॉल से एथेनोइक एसिड। एथेनॉल से क्या बन गया? एथेनोइक एसिड। कोई दिक्कत है क्या? एथेनॉल से क्या बना दिया हमने? एथेनोइक एसिड बना दिया। दिक्कत आई कोई? क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का सीधा सा मतलब है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है? एथेनॉल था हमारे पास में, हम 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेके आए। अब एक वर्ड में बार बार बोल रहा हूं, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नाम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट्स, इनको समझो जरा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होंगे दैट कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन, दैट कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन फ्रीली, जो आराम से अपना ऑक्सीजन डोनेट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट है, आई हुई है एक दो बार, जरा सा देख लेना। ओके, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सेकंड रिएक्शन भी क्लियर है सबको? क्वेश्चन ऐसे, आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि व्हाट आर द टू एग्जांपल, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो आप बोल सकते हो पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 और K2Cr2O7। ओके, हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपने, और नेक्स्ट है अपने एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? एडिशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा? देखो बेटा, अगर कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दैट विल बी चेंज। उसको हम चेंज कर देंगे किसके अंदर? सैचुरेटेड के अंदर। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि अगर मान लो इथीन बना हुआ है, क्या बना हुआ है? इथीन, वो किस में चेंज हो जाएगा? इथेन में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वो किस में चेंज हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। लेकिन अब ऐसे तो है नहीं कि पड़े पड़े हो जाए, किसी को तो करवानी पड़ेगी रिएक्शन। कौन करवाएगा? निकल भैया करवाएंगे। कौन करवाएगा? निकल। कौन करवाएगा? निकल। निकल क्या करेगा? जो ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन आप प्रोवाइड करोगे, उस रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम, मतलब इस रिएक्शन को स्टार्ट करने का काम कौन करेगा? निकल। निकल को हम बोलेंगे यहाँ पे इट इज अ टाइप ऑफ कैटलिस्ट। एक वर्ड आएगा यहाँ पे, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है? अ रिएजेंट दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अफेक्टिंग इटसेल्फ। मतलब ऐसे बंदे होते हैं जो किन्हीं दो में लड़ाई करवा देते हैं और फिर भाग निकल लेते हैं। खुद ने ही लड़ाई करवाई कि मान लो कि कोई ए और बी आपस में बैठे हुए हैं थोड़ी दूर दूर, एक सी बंदा आया, उसने क्या किया? दोनों को आपस के बारे में भड़काया कि तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, और ये दोनों क्या कर लेंगे? लड़ाई करेंगे। और भैया जी फुर, वही काम कौन करेगा? निकल करेगा। क्या करेगा? अब ये भैया बैठे हैं हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर नहीं रहे, कह रहा मैं नहीं कर रहा, मैंने शेयरिंग कर रखी है पहले से, ठीक है। अब डबल बॉन्ड है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग को तोड़ने के लिए भाई रिएक्शन कर, ऐसे कर नहीं रहा, मान नहीं रहा भाई। अब नहीं मान रहा तो क्या हुआ? निकल भैया को बुलाया गया। कैसे नहीं कर रहा भाई? करनी पड़ेगी। तो इसने क्या किया? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया। क्या किया? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया, और इन भैया ने हाइड्रोजन साथ में रिएक्शन कर ली और क्या बना लिया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको स्टूडेंट्स। कैटलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, कि वो रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने बार बार एक चीज़ कही है कि अगर आपको फिजिक्स के अंदर या फिर साइंस के अंदर आपको कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ मिल रहा है, उसका मतलब होता है टाइम।
रेट ऑफ का मतलब ही क्या होगा, टाइम होगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सुना होगा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। ओके, हम ऐसे बहुत बार आएगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ ये, रेट ऑफ वो, उस रेट का मतलब होगा टाइम से, किससे मतलब होगा, टाइम से। बात समझ में आई? तो व्हाट इज अ कैटलिस्ट, एक रिएजेंट होंगे, भाई बंधु होंगे, क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, कि भाई तेज करना है स्लो करना है, ये स्लो करने का काम भी करते हैं। इस रिएक्शन में इसने तेज कर दी, कई हम रिएक्शंस पढ़ेंगे कि उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देगा, तो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, लेकिन खुद पे कोई भी आंच नहीं आने देंगे। बात समझ में आई सबको? हर क्लास में एक ऐसा बच्चा जरूर होगा कैटलिस्ट, प्लीज उसको मेंशन कीजिए अपने अपने कमेंट बॉक्स में, एक ऐसे कैटलिस्ट को मेंशन कीजिए आपकी क्लास के, ताकि उसको भी पता चले कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं कि भैया ये काम गलत है, ये मत करो। लास्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा इसके अंदर, कि एक हाइड्रोकार्बन बैठा रहेगा, मान लो मीथेन है, उसके साथ में 17th ग्रुप के एलिमेंट आ जाएंगे। कौन आएगा, 17th ग्रुप के एलिमेंट। चलो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम बताओ जल्दी जल्दी, जल्दी बोलो। फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेस्टाइन। वापस बोलो मेरे साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेस्टाइन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक पावरफुल नॉन मेटल आएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन मतलब वो ज़्यादा जल्दी करेगा, रिएक्टिव ज़्यादा है, ऐसा नॉन मेटल लेके आएंगे जो रिएक्टिव ज़्यादा है, लेके आए। ये भैया क्या करेंगे, देखो इस चीज़ को ऐसे नहीं समझेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ ज़रा, ये मैंने क्या बनाया, ये एक मीथेन है। मीथेन क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा बेचारा। क्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और इसके साथ में एक कंपाउंड बना लेगा, दैट इज HCl। क्या बना लेगा, बताओ मेरे साथ जल्दी से, HCl बना लेगा। क्या बना लेगा, अब इधर से इस भैया की वैलेंसी खत्म हो गई और यहाँ से इन भैया की इन भैया को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, ये क्लोरीन यहाँ पे आके बैठ जाएगा। कौन आके बैठ जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे आके बैठ जाएगा। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या आपने यहाँ इसको कहीं से कुछ रिलेट कर पा रहे हो? चैप्टर नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहां भी कुछ यही हो रहा था क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, जरा ये याद करके बताओ जल्दी से मेरे को, कि एक वहां पे क्या हो रहा था कि एक पावरफुल मेटल दूसरे, मतलब अगर एक मेटल है और वाई एक मेटल है, तो वाई किसको रिप्लेस कर दे रहा था, ए को, और क्या बना रहा था, वाई एक्स बना रहा था और ए अलग हो जा रहा था। यही था क्या, यहाँ पे मेटल रिप्लेस कर रहा था। कौन रिप्लेस कर रहा था, इसलिए हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे कहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल डिस्प्लेस कर रहा था दूसरे मेटल को, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है। और क्लोरीन भैया मतलब नॉन मेटल अफेक्ट कर रहा है किसको, मेटल को। नॉन मेटल किसको अफेक्ट कर रहा है, मेटल को, और अपनी उसकी जगह जाके बैठ रहा है। बात समझ में आई? दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ में आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए प्यार बनाए रखें, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।